आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में मनाया जा रहा है यौम असातिज़ा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 66 असातिज़ा को नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजेंगी। भूटान की वजीर आजम शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या में श्री राम लला के करेंगे दर्शन। शाम को वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। राजधानी दिल्ली में सैलाब का खतरा बरकरार। जमुना नदी की आबी सतह में आई मामूली कमी, लेकिन पानी अब भी है खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। सियासी बहरान के दरमियान थाईलैंड की पार्लियामेंट आज नए वजीर आजम का करेगी इंतखाब। वहीं साबिक वजीर आजम थिंगसिन शिनावात्रा अचानक मुल्क छोड़कर दुबई फरार। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत ने मलेशिया को 4-1 से दी शिकस्त। आज टूर्नामेंट में है रेस्ट डे। शनिचर को चीन के खिलाफ होगा अगला मुकाबला। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में कौमी यौम असातिज़ा के मौके पर 66 असातिज़ा को नेशनल टीचर अवार्ड 2025 से नवाजेंगी। इनमें से 45 असातिज़ा का इंतखाब महकमा स्कूली तालीम और खानदगी ने किया है, जबकि 21 असातिज़ा का इंतखाब महकमा आला तालीम ने किया है। इन असातिज़ा का इंतखाब जिला, रियासती और कौमी सतह पर 3 मरहलों में एक शफाफ और ऑनलाइन अमल के जरिए किया गया है। असातिज़ा को कौमी अवार्ड देने का मकसद उनकी मुनफरिद खदमात को उजागर करना और ऐसे असातिज़ा को एजाज़ देना है जिन्होंने अपने अज़्म और मेहनत से न सिर्फ तालीमी मेयार को बेहतर किया है, बल्कि अपने तलबा की ज़िंदगियों को भी संवारा है। क़ब्ल कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम असातिज़ा के मौके पर मुल्क भर के असातिज़ा को मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यौम असातिज़ा के मौके पर मैं मुल्क के तमाम असातिज़ा को दिली नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। ये दिन अजीम माहिर तालीम, फ़लसफ़ी और भारत के साबिक़ सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यौम पैदाइश है, जो पूरे मुल्क के लिए बाइस तहरीक है। भूटान की वजीर आजम शेरिंग टोब्गे अपने भारत के दौरे पर आज अयोध्या पहुंचेंगे। उनका दौरा मजहबी और सकाफती नुक्ता नज़र से बहुत अहम समझा जा रहा है। शेरिंग टोब्गे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला का दौरा करेंगे और पूजा करेंगे। इसके साथ वो हनुमान गढ़ी भी जाएंगे और भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद लेंगे। भूटान के वजीर आजम के दौरे के पेश नज़र अयोध्या में सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के बाद शेरिंग टोब्गे दिल्ली आएंगे। शेरिंग टोब्गे दिल्ली में वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम उमूर पर बातचीत का इम्कान है। राजधानी दिल्ली में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। जुमेरात से जमुना नदी की आबी सतह कम होनी शुरू हो गई है। हालांकि ये अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर से ज्यादा बह रही है। जुमेरात को दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर जमुना की आबी सतह 207.48 मीटर तक पहुंच गई, जो इस साल की बुलंद तरीन सतह है। रियासती हुकूमत नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और इमदादी साजो सामान पहुंचाने में मसरूफ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में बारिश का सिलसिला आज से रुक सकता है। मुल्क की कई रियासतों में बारिश जारी है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक मुसलसल बारिश की वजह से सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के इलाके सैलाब से मुतासिर हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज गुजरात की कई अजला में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नौसारी, वलसाड और डांग अजला में भारी से बहुत ज्यादा बारिश की वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा अमरेली, बोटाड, भावनगर और सूरत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। काबिल जिक्र है कि गुजरात में अगले चंद दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का इम्कान है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मुल्क के दीगर हिस्सों में अब बारिश से राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक और केरल में बारिश से राहत मिलेगी।
और पंजाब में आज मौसम साफ रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के 6 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शदीद बारिश और सैलाब से 3.5 लाख से जायद अफराद मुतासिर हैं। इस आफत की वजह से अब तक 43 अफराद की मौत और 3 लापता हैं। रियासत के 1902 गाँव अब भी सैलाब से मुतासिर हैं। 20,972 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसलें डूब गई हैं और कई देहात में सूरत हाल तशवीशनाक है। 1.5 लाख हेक्टेयर से जायद फसलें सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। कल मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। इसके अलावा मरकज की 2 टीमें अब तक के नुकसानात का जायजा लेने के लिए तैनात की गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अखाड़ा बाजार में सुबह के वक्त लैंडस्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू टीम ने मलबे से इंसानी बाक़ियात को निकाल लिया है, जिन्हें अब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। रात को रेस्क्यू काम रोक दिया गया था और अब सुबह दोबारा रेस्क्यू काम शुरू कर दिया गया है। इस दौरान कुल्लू के सदर के MLA सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। और मुल्क भर में आज ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज ही के रोज़ 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे। ये दिन रबीउल अव्वल के महीने में आता है, जो इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है। उनके यौम विलादत को दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर मसाजिद में दुआया मजालिस और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम और जुलूस का एहतमाम किया जाता है। इस मुनासबत से क़िरात कुरान पाक और हमदो नातिया और तकरीरी मुकाबलों का भी इनक़ाद किया जाता है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर गुरबा में मुख्तलिफ खुर्दनी अशिया और राशन भी तकसीम किए जाते हैं। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहाद और बेलौस खिदमात, इंसानी खिदमात, मुआशरे में अमन व इस्तेहकाम और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के पैगाम को लोगों तक आम किया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। मिलादुन नबी की माक़बल शाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर मैं तमाम अहले वतन बिलखुसूस अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत का पैगाम दिया। ये त्यौहार हमें उनकी तालीमात को अपनाने और मुआशरे में अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने की तरग़ीब देता है। इस पुरमसरत मौके पर आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तहरीक लें और मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे से जद्दोजहद करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मिलादुन नबी के मौके पर नेक ख्वाहिशात, दुआ है कि ये मुक़द्दस दिन हमारे मुआशरे में अमन और भलाई लेकर आए। हमदर्दी, खिदमत और इंसाफ की अक़दार हमेशा हमारी रहनुमाई करती रहें। ईद मुबारक। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओनम पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। ओनम के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ओनम के पुरमसरत मौके पर मैं तमाम शहरियों बिलखुसूस भारत और बैरून मुल्क मुक़ीम केरल के भाइयों और बहनों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। काबिल ज़िक्र है कि ओनम का त्यौहार नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। केरल के शानदार सकाफती विरसे और रिवायत की एक मुनफरिद मिसाल है। ये त्यौहार हमें सकाफती और मजहबी अकायद से बालातर इत्तेहाद, ताउन और हम आहंगी की अहमियत की याद दिलाता है। ये त्यौहार हमारे किसानों से इजहार तशक्कुर का मौका भी है। इस मौके पर आइए अहद करें कि हम अपने सकाफती तनव्वुर का एहतराम करेंगे और कौमी इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन के GST इस्लाहात पर अपने रद्दअमल में कॉमर्स और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले त्यौहार के सीज़न में समाज के हर तबके, ख़ास तौर पर गरीबों और किसानों को GST में कमी से फ़ायदा होगा। DD न्यूज़ के साथ एक खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि सनत ने GST में कमी के फ़वाइद को आम लोगों तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने ये भी कहा कि GST इस्लाहात का अमरीकी टैरिफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में विकसित भारत के अहदाफ को हासिल करने के लिए इस्लाहात का सफ़र मज़ीद जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे अजय मिश्रा ने पीयूष गोयल से बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। GST रिफॉर्म्स
अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा हो चुकी है। अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, इंडस्ट्रीज कैसे इस फायदे को आम जनता तक ले जाएंगे, समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूरदर्शन पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यही कि ये जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है इस जीएसटी रिफॉर्म का वो क्या है और किस तरह से अर्थव्यवस्था पर ये सकारात्मक असर डालने जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में देश में जब इस प्रकार के अलग अलग टैक्सेस होते थे उन सबको संकलित करके एक टैक्स में पिरो दिया। उस समय जो टैक्स कलेक्ट होते थे उन सब का संकलन करके उससे कमी लगाया और समय समय पे सुधार करते रहे पिछले कुछ वर्षों में, जिससे राज्यों की भी ज़रूरतें पूरी रही और आस्ते 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 रेट्स को हम लगातार कम करते रहे। हर वर्ष 14% की ग्रोथ कमिटेड थी, स्टेट्स की रेवेन्यू में बढ़त कमिटेड थी, उनको देनी थी। उसके लिए कॉम्पेंसेशन सेस केंद्र ने दिया कि किसके यहाँ कम पैसे आए तो केंद्र सरकार पैसे भरेगी। ये सिलसिला भी सालों साल चला। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि जो इतने वर्षों की मेहनत रही कि हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं, आज की हमारी मजबूत स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा बदलाव, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कुछ हुआ है, जो जीएसटी में कटौती की गई, रेट्स को रैशनलाइज किया गया यानी सिस्टमैटिक बनाया गया और साथ ही साथ प्रोसीजर्स को सिंपल किया गया। एक पूरा जो ओवरऑल किया गया है जीएसटी के पूरे सिस्टम को, इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी, देश में सभी लगभग सभी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, खाने पीने के पदार्थ, वाइट गुड्स, गाड़ियाँ, एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, आप जो चीज़, घड़ियाँ, जो चीज़ देखें हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कटौती देने का काम इस जीएसटी 2.0 में किया गया है। मैं बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी जिसको कहते हैं हम लोग। डायरेक्ट टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स हम सभी लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सर, आत्मनिर्भर भारत की जो पूरी अवधारणा है वो कैसे ये जीएसटी रिफॉर्म्स पूरा करता है और कैसे मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, मेड इन इंडिया को कैसे प्रमोट कर पाएंगे? डिमांड बढ़ती है और जब टैक्सेस कम होते हैं, कीमतें कम होती हैं तो डिमांड बढ़ती है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो लोगों के ध्यान में आता है कि भारत का डिमांड अब बढ़ रहा है, तो निवेश होता है और निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ती है। बड़े स्केल होने के कारण इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है तो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस भी बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से ये एक बड़ी सोची समझी माननीय प्रधानमंत्री जी की रणनीति है कि चीज़ों को सस्ता किया जाए, लोगों का निवेश को आमंत्रण किया जाए, यहाँ मेड इन इंडिया गुड्स बढ़े और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है देश की जनता को। और आज 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज निकल पड़े हैं कि स्वदेशी सामान रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल हो। लोगों को एक आकर्षण है कि भारत में बने हुई वस्तु अच्छी क्वालिटी की आजकल मिलती है और सही किफ़ायती दामों पे जब मिलेंगी इस जीएसटी कटौती के बाद, पहले दिन नवरात्रि के 22 सितंबर से ही लागू हो जाएगा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इससे डिमांड बढ़ेगी, लोगों के उपभोक्ताओं की उत्सुकता बढ़ेगी और साथ ही साथ निवेश के साथ भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस भी साथ में बढ़ेगा। पीयूष सर, चूँकि मध्यम वर्ग का आपने जिक्र किया और वो बहुत एस्पिरेशनल है, वो प्रतीक्षा कर रहा है त्योहारी सीजन्स की, लेकिन क्या वाकई दाम कम हो पाएंगे? ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि इंडस्ट्री पास ऑन करे इस बेनिफिट को? आप तो बहुत सारे लोगों से मिल, अलग अलग इंडस्ट्री से चर्चा हुई है, सब ने हमें कमिट किया है कि पूरा पास ऑन करेंगे। वो पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि हम पूरा बेनिफिट पास करेंगे उपभोक्ता को, जितनी बचत हुई है पूरी उपभोक्ता के खाते में देंगे, कीमतें कम करेंगे और इसका लाभ अवश्य
हमारे गृहिणी, हमारे युवा युवती, एमएसएमई सेक्टर के लोग, सभी को मिलेगा। हमारे किसानों को मिलेगा जिनके ट्रैक्टर सस्ते किए गए, ट्रैक्टर पार्ट सस्ते किए गए, इलेक्ट्रिकल सस्ते किए गए। तो एक प्रकार से कोशिश रही है कि समाज के हर वर्ग और ख़ास तौर पे मध्यम वर्ग और गरीब को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और नियंत्रण भी रखा जाएगा देखने के लिए कि ये पास ऑन हो और उपभोक्ता के पास पहुँचे। चूँकि सर ये रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और लगातार प्रधानमंत्री ये भी कहते रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स की जो गति है उसको और आगे बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट्स को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी भी आप जिस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताइए कि जो ये पूरा पूरा जीएसटी रिफॉर्म है वो एक्सपोर्ट्स पर किस तरह का असर डालता हुआ दिखाई देगा। जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती है तो यहाँ की प्रोडक्शन एफिशिएंसी सुधर जाती है। डिमांड बढ़ने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी जो लोग पहले समझो 100 टन बनाते थे अब 150 टन बनाना शुरू करें। ज़्यादा सामान बनाओ तो माल सस्ता भी बनता है और एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी गेन्स भी होती है। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आपकी कंपेटिटिवनेस, स्पर्धा में आपकी कीमतें भी कम हो सकती हैं, और जब कीमतें कम कर सकते हो तो निर्यात के लिए संभावनाएं बढ़ जाती। तो एक प्रकार से एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा सोच समझ के नीति बनाई हुई है प्रधानमंत्री जी ने। इसका निर्यात को भी एक पुश मिलेगा। जैसे हमारी क्वालिटी और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो अवश्य निर्यात में भी फायदा हो। और बढ़ते संरक्षणवाद के बीच क्या आपको ये उम्मीद है कि हम एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट्स हैं उसको मीट कर पाएंगे? मुझे और पूरा विश्वास है इस साल का एक्सपोर्ट पिछले साल से ज़्यादा होगा। भारत में बहुत क्षमताएं हैं, भारत का सामान अच्छा है, भारत की सेवाएं बड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, और इन सब को देखते हुए अवश्य भारत का एक्सपोर्ट इस साल पिछले साल से ज़्यादा होगा। सर लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, खासतौर पर लेदर और गारमेंट्स जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, उसको किस तरह से आप जीएसटी रिफॉर्म से प्रभावित होते हुए देख रहे हैं? स्वाभाविक है कि अगर देश में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का या लेदर प्रोडक्ट्स, जूते वगैरह की डिमांड बढ़ती है तो देश में निवेश आएगा और उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। लेदर और फुटवेयर में तो हमने कुछ महीनों में देखा है कि 40 से 50% आयात घटा है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर डाला गया था जिसके कारण जो खराब क्वालिटी के जूते चप्पल सब आते थे वो सब आने बंद किए गए। वो बंद होने से आज देश का डिमांड स्वदेशी जूते, स्वदेशी चप्पल से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो डिमांड मीट करने के लिए आज भारत में नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। जब फैक्ट्री बड़ी लगेंगी तो लोकल डिमांड भी मीट करेंगी, एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, इन फर्नीचर हो, टॉयज़ हो, इन सब सेक्टर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस का फ़ायदा आगे चल के एक्सपोर्ट में भी देखने को मिलेगा। सर विकसित भारत लगातार आप कहते रहे हैं कि 2047 तक हमारा लक्ष्य रहा है। अभी जो परिस्थितियां हैं भारत के इकॉनमी की, रिफॉर्म प्रोसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और क्या हम ऑन द ट्रैक हैं जो 30 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी जिसकी आप लगातार बात करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में उभरेगा। भारत में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, भारत का हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा कामकाज, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, और भारत में एक प्रकार से समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उस कड़ी में कई सारे बदलाव प्रधानमंत्री जी ने गत 11 वर्ष में किए हैं। आगे आने वाले वर्षों में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और संवेदनशील नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत तेजी से अमृतकाल में प्रगति करेगा और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से और आगे बढ़ के जाएगा। ऐसा विश्वास के साथ हम सब अपने अपने काम में लगे। आगे और नए रिफॉर्म, नए ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स, नए बदलाव की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। कैसे लोगों का जीवन सरल करना, कैसे व्यापार और उद्योग को सरल करना, कंप्लायंस कम करना, लोगों को कानूनी डर से मुक्त करना, जेल के डर से मुक्त करना, कैसे सरकारी अफसरशाही से लोगों को मुक्त करना। तो अलग अलग चीज़ों पर तेज़ी से काम हो रहा है
और भारत की जनता भी पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ लगी हुई है। माननीय मंत्री जी, चूंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से ये जीएसटी रिफॉर्म्स ले आए गए हैं, ऐसे आलोचकों को आप क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल सही और साफ शब्दों में? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनको ये नहीं समझ आता इतना व्यापक बदलाव आखिर महीने 2 महीने 4 महीने में नहीं होते। ये काम महीनों महीनों पहले शुरू हो गया था। इसके ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, अलग अलग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री को बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, सप्लाई चेन्स और वैल्यू चेन स्टडी करनी पड़ती है। तो ये काम तो महीनों का मेहनत का फल है और मैं समझता हूँ टैरिफ से इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन टैरिफ को लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था को डरने की जरूरत नहीं है, ये आप स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं। हमने हर प्रकार से अलग अलग चीज़ों पर काम किया है। डोमेस्टिक डिमांड तो अवश्य बढ़ेगा इस बड़े प्रभावशाली जीएसटी रिफॉर्म से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई नई मार्केट्स जहां भारत का वो सामान जा सके जो टैरिफ से प्रभावित है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमें सफलता मिलेगी कि नई मार्केट्स में नए एक्सपोर्टर्स नए प्रोडक्ट्स लेके और तेज़ी से आगे बढ़े। फाइनली आप इस पूरे रिफॉर्म का जीडीपी पे कोई असर, आपका आकलन कुछ ऐसा कह सकते हैं? जीडीपी भारत की 2 पायदान पे खड़ी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक उपभोक्ता जो खर्च करता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग। हम दोनों पे खरे उतर रहे हैं, वो भी ऐतिहासिक। और अब कल के इस जीएसटी रेट्स के कम करने से और दाम सभी चीज़ों के कम होने से डिमांड में भी एक बूस्ट मिलेगा। और जब दोनों पायदान एक साथ खड़े होंगे और दोनों तेजी से दौड़ेंगे तो स्वाभाविक है देश की विकास यात्रा भी तेजी से आगे बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर जो जीएसटी के रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के जीएसटी के रिफॉर्म्स देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के इस अमृतकाल में बहुत मददगार साबित होने जा रहे हैं। इस विशेष प्रसारण में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। और आइए नाजरीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबार पर। नाज़रीन, अखबारात की कुछ खास खबरें देख लेते हैं। 22 सितंबर से जीएसटी का नया स्लैब नाफिज किया जाएगा और इसमें आपको बताते हैं चपाती, ब्रेड और दूध समेत कई अहम अशिया को टैक्स से आज़ादी मिलेगी और इससे गरीब और मुतवस्सित तबके को फ़ायदा भी हो सकता है। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। दिल्ली में जमुना में तुग़यानी से कश्मीरी गेट और आईएसबीटी के अतराफ़ की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। अलबत्ता जमुना नदी की आबी सतह में मामूली सी कमी देखी गई है। और अगली खबर भी देख लेते हैं। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान है कि टैक्स की शरह में कमी से गरीब और मुतवस्सित तबके को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली खबर पर भी जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। सैलाब मुतासिरा इलाकों का एडीएम ने दौरा किया है। मुतासरीन को तसल्ली और लंच पैकेट तकसीम किए गए हैं। और खेल के ताल्लुक से आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं और बुलेटिन की जानिब बढ़ जाते हैं। अफगानिस्तान में जुमेरात को एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये मालूमात जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़लज़ला अफगानिस्तान के जुनूब मशरक़ी इलाके में था और रेख्तर पैमाने पर इसकी शिद्दत 6.2 थी। काबिल ज़िक्र है कि ताज़ा तरीन ज़लज़ला मशरक़ी अफगानिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों के चंद रोज़ के बाद आया है। ज़लज़ले में 2200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। इसके साथ ही 3600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। थाईलैंड में आज नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है। ये वोटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब थिकसन शिनावात्रा अचानक मुल्क से फरार होकर दुबई चले गए। उनके ख़ानदान की पार्टी फ्यू थाई इस वक्त दाखिले इंतशार से दोचार है। थिकसन जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से थाईलैंड के इक़्तिदार की जद्दोजहद में मरकज़ी शख्सियत रहे हैं, उनके अचानक मुल्क से चले जाने से ताकत के तवाज़ुन पर बड़ा असर पड़ सकता है। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 का अपना दूसरा मैच भारतीय टीम ने जीत लिया है। भारत ने मलेशिया के खिलाफ 4-1 से कामयाबी हासिल की। ताहम भारत को अच्छा आगाज नहीं मिला और मैच शुरू होने के चंद ही मिनटों में मलेशिया ने फील्ड गोल करके 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। भारतीय टीम ने जवाबी हमला किया लेकिन टीम कामयाब ना हो सकी। पहला क्वार्टर मलेशिया के हक में 1-0 से खत्म हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत ने वापसी को और मैच 4-1 से अपने नाम कर लिया। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।